नमस्ते स्टूडेंट्स, सो वी आर फाइनली स्टार्टिंग पार्ट 7। हमने लास्ट लेक्चर छोटा सा खत्म किया था। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन है। और आपको पता हो तो हमने आगे का जो फिगर देखा था, अगर आपको पता हो कि 7.36 का लास्ट में जो हमने फिगर देखा था 7.36, तो बुक में मेरे नाम है, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था कि भाई ऐसा था, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं, 1 2 और 3। ये M1 M2 एंड M3, बराबर। फिर वो ऐसा वाला पार्टिकल आपने जो लास्ट में डायग्राम बनाया था, वो वाला डायग्राम, ठीक है। तो उसमें आपको सारे, और वो उसकी वेलोसिटी भी आपको पता है, कौन सी वेलोसिटी थी, ओमेगा थी। और एन पार्टिकल सबका मास M1 M2 M3 अप टू Mn, सबके डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा ऑफ ऑल द n particles इज सेम। क्योंकि सबकी, देखो आपको फैन घुमा रहे हो तो फैन के ऊपर तीनों के तीन पंखे जो होते हैं उनकी सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ऐसा थोड़ी है कि सबकी अलग अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर, लीनियर वेलोसिटीज पहले की क्या होगी, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 is equal to r3 omega dot 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 vn is equal to rn omega। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन of the body about the axis OZ is, कितनी होगी रोटेशन, तो उसका फॉर्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो आपकी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले की क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आपको सबको पता है कि v1 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू क्या है, v3 की वैल्यू क्या है, v4 की वैल्यू क्या है और vn की वैल्यू क्या है। तो इसमें सबकी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। तो इज इक्वल टू हाफ m1 v1 की जगह पे m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 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 हाफ mn vn की जगह पे rn ओमेगा का स्क्वायर। ओके, अब सबकी वैल्यूज हम डाल देते तो हाफ क्या निकलेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सब में से कॉमन क्या निकलेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो ये आपने सबको पता है कि भाई I इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। सबको ये पता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है वो आई हो जाएगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जहां पे वहां पे एम है रोटेशनल में आई, वहां पे वी है तो ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का, किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट, ठीक है। अब अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई, और मैं आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. So hence the moment of inertia of rigid body about an axis of rotation is numerically equal to twice the rotational kinetic energy of the body when it is rotating with the unit angular velocity about axis. बराबर है, twice the rotational kinetic energy जब उसकी एंगुलर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा तब. पक्का? तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है. अब दूसरा एक और टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन. ये लिख लो, फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एनी बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस. कोई भी बॉडी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है. इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. रेडियल डिस्टेंस, एक्सिस से एक डिस्टेंस फाइंड करना है, रेडियल डिस्टेंस, वेयर if whole mass of the body is concentrated its moment of inertia will remain unchanged. मतलब वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप पूरा मास उधर कंसंट्रेट कर लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा. तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास, ना सेंटर ऑफ मास नहीं होगा. इसलिए बोल रहा हूँ रोटेशन से, देखो रोटेशनल एक्सिस से, क्योंकि रोटेशनल एक्सिस चेंज करोगे तो वो पॉइंट भी चेंज होगा, पर वेयर सीएम तो फिक्स होता है. तो मान लेते एक बॉडी है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक पॉइंट और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कि भाई वहां पे वो पॉइंट मान लो, उस पूरे बॉडी का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप अलग अलग सबका करो या उस एक पॉइंट को मान के करो तो सबका सेम है. एंड दिस रेडियल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड इज डिनोटेड बाय के. तो के बोलते हैं द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस may be defined as the distance from the axis of rotation. ये उसकी डेफिनेशन है, distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated. मान लेते हैं वो एक पॉइंट पे पूरा मास है, तो its moment of inertia about the given axis would be same as with the actual distribution of mass. In short, सबका अलग अलग फाइंड करो या सबको इकट्ठा करके एक जगह फाइंड करो, दोनों सेम हो. ओके. द रेडियस ऑफ गायरेशन k is a geometrical property of the body. ये उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब समझ रहे हो ना, डिस्टेंस और ये सब रिलेटेड ज्योमेट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट गिव्स अ मेजर ऑफ द मैनर इन विच द मास ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सर वो बताएगा क्या हमें, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पूरा इतना बड़ा मास ले लो या एक पॉइंट ले लो, तो उससे हमें ये बताएगा कि भाई ये पूरा जो बॉडी है उसका मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बताएगा. ओके. अब के क्या है, रेडियस है, तो उसका क्या हो जाएगा, k is the dimension of length l and is measured in मीटर और सेंटीमीटर. क्यों भाई, डिस्टेंस है तो उसका ऐसा यूनिट भी मीटर और सेंटीमीटर ही होगा ना. ठीक है. चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. चलो बेटा, तो अब डिराइव करते हैं. उसको डिराइव कैसे करेंगे, तो आपके सामने देख सकते हो डायग्राम में. मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड m1 m2 m3 mn. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 कितना है r1, m2 कितना है r2, m3 कितना है r3, mn कितना है rn. तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ inertia of the body about the axis AB is, I का फॉर्मूला क्या है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. अब ऐसा हम मानते हैं कि भाई सबका मास, सपोज मान लो सबका मास सेम है. ठीक है, हम सबका मास क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं, m मास ईच. ठीक है. तो I इज इक्वल टू क्या होगा, m सब में से कॉमन निकल जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, rn स्क्वायर. मैं उसको n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ. ये करने के पीछे का रीजन ये है कि m इंटू एन क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल M डिवाइड बाय n, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर. इतना हो जाएगा. पक्का? श्योर.
बट इफ हम ऐसा मानते हैं, इतना पहले लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व करवाता हूँ। ये m आपको पता है ना, ये m क्या है, तो उसको बाजू में लिख लेना, m इज इक्वल टू m इंटू एन, टोटल मास ऑफ बॉडी। n पार्टिकल से बने हुए और सबका मास m है तो कैपिटल M हो जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या लिख सकते हो, इफ k इज द रेडियस ऑफ gyration, radius of gyration about एक्सिस ए बी, तो हम I का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, एम के स्क्वायर। अब मान लो ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट, मान लो कि वो उसका पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, दिख रहा है बेटा ये येलो डॉट यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ये मान लेते हैं ये के डिस्टेंस दूर है, तो ये पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक ही है, m इंटू आर स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस k है, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हो गया। अब ये भी हमारे पास I है, तो नंबर 1 देते हैं, ये भी हमारे पास I है, नंबर 2 देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाय एन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, एम कैंसल, देयरफॉर के की वैल्यू दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर होल अपॉन m, जो क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। क्यों रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है, तो देखो सबसे पहला क्या किया, स्क्वायर किया, फिर सबका मीन फाइंड किया, मीन मतलब एडिशन डिवाइड बाय n, और फिर रूट किया, इसलिए रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। हमेशा देखो आपको अब तक ऐसा पढ़ाया गया था कि भाई एवरेज निकाल लो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बट बहुत बार एवरेज की जो वैल्यू होती है ना वो कभी कभी वेरी करती है, इसलिए जो बेस्ट मेथड है हाईयर स्टैंडर्ड में किसी भी चीज का फाइंड करने का, तो वो है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसी भी की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओके, so hence radius of gyration of a body about any axis of rotation may also be defined as the root mean square distance of its particle from the axis of rotation, root mean square distance of the particle from axis of rotation, radius of gyration की ये definition। तो किन किन चीजों पे फैक्टर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, पहला पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऐसे ऐसे कितना दूर है वो क्योंकि सबका डिस्टेंस है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि मास हमने यहाँ पे इक्वल माना है, बहुत बार इक्वल नहीं भी हो सकते। क्लियर हो गया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको सीबीएसई वालों को कट है, बट ये पढ़ोगे तो आपको आगे पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे से बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये टॉपिक है थियरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने अभी ये मोमेंट ऑफ ये अपना रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा, तो उसमें ऐसा स्ट्रेट था, एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी स्लैंट भी हो सकता है, कभी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, कभी वर्टिकल हो सकता है, तो तब अलग अलग केस में क्या होगा, तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना, प्लेन लेमिना मतलब जैसे ये आपका हाथ प्लेन है तो उसमें कोई भी स्ट्रक्चर बना तो वो प्लेन लेमिना होगा, दैट इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बराबर है। Perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis pass through the lamina। सर बहुत ही मजा आया, बट क्या बोला कुछ पता नहीं चला, समझाता हूँ। ये आपके पास लेमिना है, लेमिना मतलब प्लेन लेमिना, कोई भी आपका एक स्ट्रक्चर, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है अबाउट जेड, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मान लो ये जेड है, ये आपका लेमिना है हाथ, और ये जेड के अराउंड फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, अब देखो आपको पता है तीन एक्सिस होती है, ये मान लेते हैं जेड, तो ये एक्स और ये वाई, दो एक्सिस हो जाएंगी, देखो तो दिया हुआ है, ये पहली एक्स एक्सिस है और ये दूसरी वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, बट ये जो एक्स और वाई एक्सिस होंगी ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो आपके प्लेन लेमिना में ही होंगी हमेशा। किसमें होंगी बेटा, प्लेन लेमिना में, ये एक्स और वाई, तो ये जेड है,
आ गया समझ में? ये z है तो ये x और y। अब मुझे अब इसका क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अबाउट z एक्सिस। तो कैसे फाइंड करूंगा? तो इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y, उनका सम, मतलब ix प्लस iy। समझ पा रहे हो? iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, ये आपको बताना। क्लियर हो गया? अब कैसे प्रूव करना है? तो कंसीडर अ प्लेन लेमिना लाइंग इन द एक्सो वाई प्लेन, मतलब एक्सो वाई प्लेन में। किधर है? एक्स वाई प्लेन में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये x और ये y, क्योंकि कोई भी चीज आप मान लो डिश है, डिश आप रखोगे तो वो दो एक्सिस में ऐसे और ऐसे रखोगे तो वो x और y एक्सिस में है। एक्स और y मतलब वो ओरिजिन o है उसका। इट कैन बी अज्यूम दैट टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। कंसीडर वन सच पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल लिया और जो पॉइंट P पे है, पॉइंट P मतलब क्या, वो ओरिजिन से x और y, उसकी पोजीशन तो फाइंड करनी पड़ेगी x y पोजीशन पे। तो क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम x y एंड z एक्सिस आर y x एंड r। अब देखो x एक्सिस से कितना दूर है वो y, y एक्सिस से कितना दूर है x, और z एक्सिस से वो कितना दूर है r। तो अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर लगा सकते हो तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। वो तो लॉजिकल बात है, वो तो बेटा समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम तीनों एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, देख लो, मोमेंट ऑफ inertia of the particle about x एक्सिस। देखो x एक्सिस का कितना होगा? my स्क्वायर। बट प्रैक्टिकली देखने जाए तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहां से है पता चला ना, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x एक्सिस से वो y स्क्वायर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना, होल लेमिना मतलब सबका, अबाउट x एक्सिस, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन एम वाई स्क्वायर। ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से वो कितना दूर है? एक्स दूर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन एम एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अबाउट z एक्सिस इज, अबाउट z एक्सिस देख लो, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन एम आर स्क्वायर। अब समेशन एम आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर एम वाई स्क्वायर। तो आई जेड समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है? आपका आई वाई, और समेशन एम वाई स्क्वायर क्या है? आपका आई एक्स है। तो ये आपका प्रूव हुआ। जैसा मैं हमने आप देखा था, आगे क्या देखा था कि भाई थियरम ऑफ पैरेलल, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है कि भाई आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े? ओके। अब है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस ये बताते हैं। अब देखो मान लो कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, ये, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता होता है, बट जनरली मैं अब शिफ्ट कर दूं इतना दूर, तो वो कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ? इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया ना, इतना डिस्टेंस देख लो बेटा, इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। तो वो पैरेलली शिफ्ट हुआ है, पहले ऐसा था फिर अब से ऐसा हुआ, तो तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास से जितना होगा उतना, प्लस
प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। अब देख लो मुझे इसके अराउंड फाइंड करना है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसका क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। चलो प्रूव करके देखते हैं। लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस pq। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आई है। लेट आर एस बी द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आर एस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ओके, ऑफ द बॉडी एंड एट डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम pq। pq से d डिस्टेंस दूर है। अब देखो आर एस सेंटर से पास हो रहा है तो उसका ICM होगा। ICM बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस आर एस, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है इसलिए ICM। अब जो पार्टिकल p है, पार्टिकल p देख लो, पार्टिकल p जिसका मास m है और आर एस से x डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है pq से कितना डिस्टेंस होगा, pq से वो d प्लस x डिस्टेंस दूर होगा। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या, अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्सिस PQ। PQ के अबाउट हमें फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस, मतलब x प्लस डी का होल स्क्वायर। आया ना तो बोल दो बेटा, पक्का बोल दो, श्योरली बोल दो। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना, पूरा लेमिना अबाउट एक्सिस PQ इज कितना होगा, I, यहाँ पे I नहीं होगा, इज इक्वल टू समेशन m x प्लस डी स्क्वायर। m बाहर निकाल लेता हूँ, समेशन x प्लस डी स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2xd प्लस डी स्क्वायर। I इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, m इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 2m समेशन एक्स डी प्लस m इंटू समेशन डी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब देखो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट 2m समेशन एक्स डी वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, तो देखते हैं चलो। अब देखो डिस्टेंस सबका फिक्स है, d फिक्स है ना, तो उसको मैं बाहर निकाल लूं और m को अंदर डाल दूं। अब समेशन mx देख लो, समेशन mx कितना हो जाएगा, समेशन mx 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि सबका सबका एल्जेब्रिक सम अबाउट मोमेंट सब 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस अबाउट एक्सिस दैट इज समेशन x इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आधे इस साइड आधे इस साइड ऐड करके 0 होंगे, आधे इस साइड आधे इस साइड ऐड करके 0, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, तो वो 0 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आई m समेशन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, m समेशन x स्क्वायर वो आपका हो जाएगा ICM, जो ऑलरेडी गिवन है, देखो ICM प्लस md स्क्वायर, और हमें यही फाइंड करना था, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये प्रूफ आपको नहीं है, CBSE वालों को, गुजरात बोर्ड वालों को शायद है, मुझे पता नहीं, एक बार चेक कर लेना। ओके, लिख लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बहुत सारे अलग अलग शेप होते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो थिन सर्कुलर रिंग मोमेंट एक्सिस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस है, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। ठीक है, अब वापिस रिंग, पहले ऐसी थी अब ऐसी है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज अबाउट डायमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा, mr²/2। अब थिन रॉड परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, ये रॉड है और उसके मिड पॉइंट पर ये एक्सिस है, तो वो कितना हो जाएगा,
ml स्क्वायर बाय 12। सर्कुलर डिस्क, डिस्क अभी डिस्क है, रिंग नहीं है, डिस्क है, और परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लीज लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। नेक्स्ट और 4 है। सर्कुलर डिस्क, अब देखो ये सर्कुलर डिस्क यहाँ पे परपेंडिकुलर और एट द सेंटर था, अब ये क्या है, अबाउट डायमीटर, तो वो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। तो आप बोलो सर ये सब डिराइव कहाँ से हो रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर थ्योरम से डिराइव होते हैं, पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम हमने पढ़ा ना, उससे डिराइव होते हैं। अब होलो सिलेंडर बीच में से खाली है, ये सिलेंडर होता है बीच में से खाली और एक्सिस ऑफ सिलेंडर से ही पास हो रहा है, तो एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर और एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। और सॉलिड स्फीयर जो डायमीटर से पास होगा तो 2 एम आर स्क्वायर बाय 5। ये जो बहुत ही फेमस है उसका मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिए। अब मैं आपको उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला ही क्वेश्चन है, देखो तो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about its diameter, about its diameter is 100 gram centimeter, 100 gram centimeter square। ओके, तो क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। याद करो डिस्क और वो भी अबाउट डायमीटर तो हमने देख लिया है, डिस्क का अबाउट डायमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, जो कितना है 100 जी सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, ये अभी फॉर्मूला हमने देखा, देखो डिस्क है एम आर स्क्वायर बाय 4 डायमीटर। दूसरा क्या गिवन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। अब देखो इसका मतलब ये डिस्क है, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, ये डिस्क है, ये उसका सेंटर है। अब हमें इसकी जगह, ये तो दिया हुआ है हमारे पास आईडी, अब हमें एक्चुअली इसकी जगह से अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से फाइंड करना है, अबाउट इट्स टेंजेंट, मतलब इतना दूर। अब ये तो सेंटर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा ना, आर डिस्टेंस दूर, क्योंकि पूरा टोटल डायमीटर होता है, तो ये कितना सेंटर से कितना दूर होगा आर। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर थ्योरम या पैरेलल, तो पैरेलल थ्योरम, हमें इसके अराउंड फाइंड करना है। तो वो जो पैरेलल है ना, सेंटर से पैरेलल है, ये डायमीटर से पैरेलल टेंजेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय theorem of parallel axis moment of inertia about the tangent which is parallel to diameter। आप बोलोगे सर मान लो कि अब हमने डायमीटर ऐसा लिया और टेंजेंट ये लिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जब आपने डायमीटर ये लिया तो टेंजेंट भी आपको यही लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखना है अबाउट टेंजेंट। ओके, इसलिए मैंने क्या बोला, पैरेलल टू डायमीटर, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी प्लस कितना दूर है वो आर, तो क्या होगा फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। आई डी कितना दिया हुआ है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 एम आर स्क्वायर 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मतलब क्या होगा पता है, ये आपकी डिस्क है पूरी, ये आपके पास गिवन है, बट आपको इसके अराउंड फाइंड करना है। इसके अराउंड मतलब ये देखो, मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपके डिस्क है, आपको ये गिवन है, अब आपको ये मतलब ये परपेंडिकुलर देख पा रहे हो ना, ऐसा ये गिवन है, आपको देख पा रहे हो कि नहीं। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, ऐसा फाइंड करना है इसके अराउंड। तो परपेंडिकुलर तो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, तो बाय परपेंडिकुलर थ्योरम आई इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ inertia about
टू परपेंडिकुलर डायमीटर। I इज इक्वल टू क्या होगा, आई डी प्लस आई डी। आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, तो कितना हो जाएगा 2ID, और 2ID आपके पास कितना गिवन है 100, 200 ग्राम सेंटीमीटर। अब 2ID ID प्लस ID क्यों लिखा, बिकॉज देखो ये आपका है, ये आपका परपेंडिकुलर है, एक आपको ऐसे बनाना है और एक आपको ऐसे बनाना है, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, समझ पा रहे हो। तो आपको इसके अराउंड फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई वाई जो आई डी है, और ये आई जेड वो भी क्या होगा आई डी, बिकॉज वो भी डायमीटर से ही, डायमीटर ही है ना, सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है, और वो हमारे पास आई डी गिवन है। क्लियर हो गया, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of length 1.5 मीटर, सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.5 और रेडियस दिया है और डेंसिटी दिया है अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर का, एम आर स्क्वायर, बराबर है। तो रेडियस कितनी दी हुई है 0.05 मीटर, ये कोई टेंशन नहीं है। अब मास नहीं गिवन है, तो मास के लिए आपके पास लेंथ देखो तो 1.5 मीटर है, लेंथ वही आपकी हाइट हो जाएगी, और डेंसिटी गिवन है 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो देयरफॉर आपको मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, πr² इंटू रो। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14, आर की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 1.5 और रो की वैल्यू 8 × 10⁻³ सब कुछ सॉल्व करो तो आंसर आएगा आपका 94.2 kg। ये आपका निकला मास, जिसको कैपिटल एम भी दे सकते हो। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ inertia of cylinder about its own axis is I is equal to half mr²। हाफ m की वैल्यू 94.2 और r की वैल्यू 0.05 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1175 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स डायमीटर। तो अर्थ एक स्फीयर, सर स्फीयर नहीं है बट मान लेते स्फीयर है, अबाउट इट्स डायमीटर टेकिंग इट टू बी अ स्फीयर, मास दिया हुआ है 10⁻25 kg, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। Therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होगा 2/5 mr²। सारी वैल्यूज तो आपके पास है ही, पुट कर दो, आंसर आएगा 1.64 इंटू 10⁻38 kg मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है और कुछ तो करना नहीं है, बराबर है। क्लियर हो गया, ओके, किसी को डाउट? ओके, अब दो और क्वेश्चंस हैं, बट वो ऐसा हो ना तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तड़कते फड़कते क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर एक दो लेक्चर, नेक्स्ट दो लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ही ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स कवर कर सके, ठीक है। तो इस प्लीज इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ढंग से पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।